नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, मोस्ट वेलकम। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सारे मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और ऑल टेट एग्ज़ाम इन आवर इंडिया। हमारे भारत में जितनी भी टेट एग्ज़ाम होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम शैशवावस्था पढ़ चुके हैं। आज से हम शुरू करेंगे बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था यानी हमारी जो बाल विकास की उसमें तीसरी अवस्था है। जैसे कि तीसरी अवस्था यानी सबसे पहले गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था और बाल्यावस्था, जिसकी उम्र औसतन 6 से 12 तक मानी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज पढ़ते हैं, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। और आप इस लॉकडाउन में ध्यान रखिएगा, हमारी जो एग्ज़ाम होगी, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, हमारी जो एग्ज़ाम होगी उसमें कम से कम थोड़ा समय लग सकता है, और अगर थोड़ा समय लगेगा तो आपको उसके बिल्कुल ध्यान से रखना है और अपनी पढ़ाई को इस प्रकार से रखना है, बिल्कुल तीर कमान पे जब भी आएगी। क्योंकि देखो, जब भी नोटिफिकेशन आएगा केवल और केवल वो आपको 10 या 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा नहीं देगा। अब 15 दिन से ज़्यादा नहीं देगा तो 15 दिन में आप क्या करोगे? इससे पहले आपने को अपने कोर्स की पूरी कंप्लीट तैयारी करना है। चलिए करते हैं शुरू हम। चलिए, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सबसे पहले चाइल्डहुड, जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड, बाल्यावस्था पे चलते हैं। बाल्यावस्था के बारे में कई सारे महत्वपूर्ण विद्वानों ने कुछ कथन कहे हैं। ठीक है, उन कथनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है रोस। रोस आते हैं। रोस क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था मिथ्या या छद्म परिपक्वता काल है। देखो, यहाँ पर मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा। बाल विकास में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सभी जगह मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं आपको कहीं ऊपर से लाके बता रहा हूँ, कोई भी परिभाषा है या कोई भी टर्म है मैं ऊपर से लाके। इनका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उन टर्म को समझ कितना पाते हैं, उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं करते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें, बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में आपके पास जो चीज़ें हैं, बाल्यावस्था मिथ्या है छद्म परिपक्वता। परिपक्वता तो होती है, पर वो कौन सी परिपक्वता होती है? छद्म। छद्म का मतलब होता है झूठी, है ना, बनावटी। अब बनावटी प्रतियोगिता के बारे में आप कैसे समझेंगे? क्या होती है बनावटी प्रतियोगिता? भाई, बनावटी प्रतियोगिता वो होती है जो आदमी परिपक्व होता नहीं है पर दिखने का प्रयास करता है। जैसे कि वो एक आदमी है, ये आदमी हो गया ना। अब इसकी क्या हो गया? ये मूछ दिखाएगा वो, तो क्या करेगा? कांच में अपनी कोई भी एक मूछ देखा, जैसे मक्खी का भुट्टा। अब मक्खी आपके पास खेतों में रहते हैं ना अपन, मक्का मेज, तो मेज में क्या होता है? मक्का रहता है, उसमें जो एक वो मूछ जैसा आता है, तो वो क्या करता है? मूछ बना लेता है ना, वहाँ से चिपका लेता है थोड़ा ना, उसके कांच में देखता है, ओ मैं दादाजी बन गया, मैं दादाजी बन गया, दादी बन गई। इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अपने आप को बने। और महिलाएं क्या करती है? क्या होगा? मम्मी की साड़ी पहन लेगी, दादी जी माँ के लुगड़ा पहन लेगी और उस प्रकार से वो देखेगी, और इस प्रकार। तो छोटी छोटी क्या होती है? बाल्यावस्था। यही वो काल होता है जहाँ पर वो क्या होता है? अपने से बड़े लोगों की नकल करता है। शैशवावस्था में 6 साल तक तो उसको कोई पल्ले पड़ता नहीं है। ठीक है, और 6 साल के बाद जो होता है उसमें आदमी क्या होता है? बालक या बालिका होता है। देखिए ध्यान रखिए, बाल्यावस्था में लड़के को, मतलब जो आपका जो फीमेल होती है उसके लिए बालिका कहा जाता है, और यहाँ पे जो मेल होता है उसको बालक कहा जाता है। ठीक है, और शिशुअवस्था में केवल शिशु ही कहता है। तो यहाँ पे मिथ्या छद्म परिपक्वता का काल है। समझ पा रहे हो ना? एक लड़की अपनी मम्मी की साड़ी पहन के कांच में देखती है कि मैं मम्मी जैसी दिख रही हूँ, अब मैं मम्मी जैसी बन गई हूँ। तो इस प्रकार से विशेषता जो है वो कौन सी अवस्था में होती है, तो आपको बताना पड़ेगा वो कौन सी अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अब कोल एवं ब्रूस क्या करते हैं? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन सबके पीछे कारण है, उस कारण को हमें समझना है। देखिए सबसे पहले क्या कारण है? देखिए यहाँ पे जो आपके पास कारण है, उन कारण को आपको समझना पड़ेगा। तो ठीक है, अब कारण को समझते हैं हम। क्या कारण है यहाँ पे? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। अब अनोखा काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे अनोखा काल का मतलब क्या होता है? अच्छा, कोई भी चीज अनोखा का इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक थिंग्स है। अब ये यूनिक थिंग कैसे होगी? कुछ आप बता पाएंगे यूनिक थिंग कैसे होती है? यूनिक का मतलब होता है हमारे जीवन में कोई भी चीज़ अगर पहली बार देखते हैं हम, तो वो अनोखी होती है। यानी थोड़ी देर के लिए आप, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, मैं भी जब छोटा था उस समय, तो क्या हुआ कि मेरे को सबसे पहले क्या हुआ, टॉकीज में फिल्म दिखाने लगा। भाई साहब
क्लास 8th में पढ़ता था मैं शायद उस समय, 8th 7th में, तो पढ़ने लगा ओ तो पता चला ओ ये बड़ा पर्दा। अब ये बड़ा पर्दा तो आंखें फटी की फटी रह गई। अब 3 घंटे में पिक्चर में क्या हुआ वो तो नहीं पता ना, वो पर्दे पे देख रहे हैं, उधर पंखे लटक रहे हैं, वो देख रहे हैं, इधर देखे पर लोग बैठे। तो क्या होता है, ये जीवन का अनोखा काल का मतलब होता है यहाँ पर कई सारी चीज़ें उसके जीवन में पहली बार होती है। देखो कई सारी चीज़ें क्या होती है, वो औपचारिक रूप से अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है, स्कूल जाता है। अब स्कूल में उसको पहले तो माता पिता ही थे, अब यहाँ पे माता पिता के हिसाब से शिक्षक भी मिलते हैं उसको। शिक्षक के बाद उसको वहाँ पे नए नए मित्र भी मिलते हैं वहाँ पे, और नए नए नियम भी मिलते हैं। ड्रेस पहन के जाना है उसको, कलर ड्रेस नहीं पहनना है, उस प्रकार से। तो कई सारी चीज़ें उसके जीवन में क्या होती है, पहली बार होती है। और जब जीवन में कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो उसको बोलते हैं अनोखा, और इसीलिए कोल एम ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा। अच्छा, प्रश्न कैसे बनते हैं मैं बात करता हूँ। प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे पूछा है कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो तब वो नई नई चीज़ें देखकर अचंभित होता है, आश्चर्यचकित होता है। तो बताइए जब वो इस प्रकार की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, तो वो कहलाती है बाल्यावस्था। और वो किसने कहा है, कोल एम ब्रूस ने। और कोल एम ब्रूस ने क्या कहा है कि वो अनोखा काल है। ठीक है, इनको याद भी करेंगे, अभी पहले हम पढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं हम आगे। किलपेट्रिक, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण है। इसका मतलब क्या हुआ, किलपेट्रिक ने क्या बोला है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक। प्रतिद्वंदात्मक का मतलब क्या होता है, द्वंद्व करना। जैसे कि ये एक आदमी है ना, ये एक आदमी है और ये एक आदमी और दोनों लड़ रहे हैं, इसको प्रतिद्वंद्व बोलते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई। ठीक है, तो प्रतिद्वंद समाजीकरण का काल है। यानी यहाँ पर क्या होता है, प्रतिद्वंद्व का मतलब होता है इनकाउंटर होना, एक दूसरे से मिलना, और उसका क्या होता है समाजीकरण हुआ। इसका मतलब यहाँ हुआ, देखो बालक क्या होता है, अभी तक क्या कर रहा था, केवल परिवार में रहता, 4 या 5 साल का बच्चा। उसके बाद जैसे यहाँ पे आता है 6 साल का बच्चा, तो वो स्कूल जाता है। अब स्कूल जाता है तो टीचर से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, सखा से मिलता है, मित्र से मिलता है, नए नए मित्र बनाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है अपने खुद के, अब इसलिए स्कूल में जाता है तो वो क्या होता है, उसका प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण बनता है। क्या बनता है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण बनता है। वहीं पर वो परिवार में टोली बनाता है, अपने खुद की टोली बनाता है, ये मेरा दोस्त, ये मेरा पक्का दोस्त, अब बिल्कुल एकदम कंधे पर हाथ रख के ना घूमेगा, इस प्रकार से तो ये बनाता है। और अपने खुद के नियम बनाता है, देखिए अब मैं इस प्रकार से, क्योंकि आदमी क्या होता है, एक नया काल हो गया ना उसके लिए। देखो अभी तक 6 साल तक तो बिल्कुल स्वतंत्र था, आपको पता है। जब स्कूल जा रहा है तो इसको बिल्कुल कपड़े पहन के उसको कराएगा, उसके बस्ता लाएगा, नए बस्ते लाएंगे, उस नए बस्ते में कापी लिखेगा, तो उस प्रकार से तो उसको नए नई चीज़ें मिलती है। तो वहाँ पे क्या होता है, और वो जब समाज से इनकाउंटर होता है तो उसका होता है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। ठीक है, इस प्रकार से अब आगे चलते हैं इस प्रकार से। किलपेट्रिक के बाद कौन से भाई साहब आते हैं, स्ट्रेंग्स। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। इसका मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पर जो आपका बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था में बच्चा हर खेल खेल लेता है। यानी 10 वर्ष तक, देखिए 6 वर्ष से बच्चा खेलना चाहता है तो उसको देखो पकड़म बाटी खेल लेता है, वो छुपम छोली खेल लेता है, हिड एंड साइक वाला छुपम छोली खेल लेता है वो। ठीक है, छुपम छोली खेल लेता है। उसके बाद क्या खेलता है वो, गिल्ली डंडे खेल लेता है। अगर वो जाए तो क्रिकेट खेल सकता है, वो फुटबॉल खेल सकता है ना, वो शतरंज खेल सकता है, वो आप यहाँ पे आपको देखा होगा अंग बंग चौक चक भी खेल सकता है। इस उम्र का बच्चा सब खेल लेता है, उसको ताश खेलना भी आता है। ठीक है, ये तो खेल हो गया। अब ये तो क्या होता है, उस जमाने के होंगे ये सारी चीज़। अभी आज की तारीख में क्या होता है, बच्चा क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें कर लेता है। कौन सी चीज़ें आपको पता है, यहाँ पे अगर किसी का मोबाइल दे दो तो उस मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके और कोई भी गेम डाउनलोड करके, और उस गेम के नियम आपको समझने में 2 दिन लगेंगे। वो एक 10 मिनट में सारे नियम को समझकर उन सारे चीज़ों को शुरू कर देता है, और आपसे ज़्यादा स्पीड। क्यों, क्योंकि बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। हम तो जब गेम खेलेंगे तो हमें तो ये तो क्या हुआ, क्या वो क्या हुआ, अपना दोस्त क्या बोल रहा होगा, अपना सखा क्या बोल रहा होगा, अपनी सहेली क्या बोल रही होगी, न दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। लाइफ पार्टनर क्या बोल रहा होगा, न पत्नी क्या बोल रही होगी, न प्रेमिका बोल रही होगी, न क्या अनुभव। यहाँ पर बच्चे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, नथिंग डिस्ट्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काल है सीखने की दृष्टि से। तो यहाँ पर क्या होता है, 10 वर्ष का बालक दुनिया भर के सारे खेल सीख सकता है, बस आप उसको एक बार दौड़िए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, तो बर्ट, बाल्यावस्था में भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, भ्रमण बहुत करता है। भ्रमण का मतलब होता है जैसे घूमना। देखो आप छोटे से बच्चों को यहाँ पे क्या हो रहा, उसको घुमा दो, अब वो क्या करेगा, वो घूमेगा।
मतलब घर से बाहर निकल जाएगा अपने दोस्तों के साथ। अब देखो सबका अपना अपना, जैसे कि मंदसौर है, पिपलिया मंडी, तुम्हारी कॉलोनी है। अब उस कॉलोनी में क्या होगा, वो बाहर से निकल जाएगा, उस कॉलोनी में शर्मा आंटी जी के वहीं चला जाएगा, ना वर्मा आंटी जी के वहीं चला जाएगा, ना वहाँ चला जाएगा, ना वहाँ चला जाएगा, सबके वहाँ चला जाएगा। ना पता चला कि खाना भी खा के आ गया वहाँ पे, अपने को लगता है ओ मैं तो खाना खा के आ गया, मैं तो शर्मा जी के वहाँ चला गया था, है ना। मैं साहसिक कार्य भी करता। साहसिक कार्य का मतलब होता है कोई भी काम इधर से उधर करना हो, या कोई जो एडवेंचर वर्क हो। अब एडवेंचर वर्क का मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे कि कोई कुत्ता है, अब कुत्ता कोई भाग नहीं रहा तो उसको कुत्ते को है ना लकड़ी लेकर ना भगाने बैठेंगे, तो वो साहसिक कार्य तो है बच्चे के लिए, तो वो साहसिक कार्य भी कर लेता है और उसमें डर नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर इस उम्र में डर नहीं लगता। मैं फिर बता रहा हूँ, इस अभी आज की तारीख में कोई 30 साल का है, कोई 25 साल का, 35 साल का, उसको कुत्तों से डर लगता है। और छोटा बच्चा कुत्तों के सामने लकड़ी लेकर ऐसा दौड़ेगा कि बिल्कुल कैचअप। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चों के अंदर साहसिक कार्य की प्रवृत्ति होती है, ये बर्ट ने कहा है। चलिए हम आगे चलते हैं, मज़ा आ रहा है। चलिए सिगमंड फ्राइड बहुत ही प्यारा है, मनोविश्लेषणवादी के जनक हैं वो सिगमंड फ्राइड। तो बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा जाता है। प्रसुप्तावस्था बहुत ही प्यारा कथन है इसका। प्रसुप्तावस्था क्या होती है, प्रसुप्तावस्था मतलब यहाँ पर जो सेक्स होता है, आपका सेक्सुअलिटी रहती है, वो बिल्कुल एकदम सोई हुई रहती है, बस ये सोई हुई है बच्चा, है ना, ये सोई। इसका मतलब क्या हुआ, जब आदमी, देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो ये काम चीज़ होती है। काम का मतलब होता है किसी के प्रति, देखो सेक्स, और सेक्स का मतलब देखो सेक्स बहुत सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है कि सेक्स वो जो वो नेचुरल जो आपको दिखता है वही नहीं। किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, वो भी एक काम है। काम का मतलब होता है किसी के प्रति बिल्कुल एकदम खो जाना, वो भी काम है। पर यहाँ पे क्या होता है, जो काम की प्रसुप्त अवस्था होती है, यानी यहाँ पर क्या होता है, आदमी सेक्स के प्रति बिल्कुल शून्य होता है। और जब बच्चा सेक्स के प्रति शून्य होता है तो वह बच्चा क्या कहा जाता है, वो ही बच्चा बहुत ही ज़्यादा निर्माणकारी होता है। तो ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्राइड ने यहाँ पर बच्चे को कहा है, एक कथन आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, सिगमंड फ्राइड ने ये चीज़ कही है कि बाल्यावस्था को प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है, यानी यहाँ सेक्सुअलिटी बिल्कुल एकदम प्रसुप्त अवस्था में होती है, सोई हुई अवस्था में होती है, वो बिल्कुल भी जागृत नहीं होती है। इसलिए यह बच्चे के लिए निर्माणकारी अवस्था भी होती है। अब ये निर्माणकारी भी समझाना पड़ेगा आपको, है ना। निर्माणकारी अवस्था, निर्माणकारी अवस्था को इंग्लिश में बोलेंगे तो क्रिएटिविटी उसमें आ जाती है। किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकता हो, डिस्ट्रक्शन नहीं, निर्माण का मतलब होता है जैसे कि उसको कोई भी छोटी सी पेंसिल दे दी जाए तो उस पेंसिल को इधर से भी छील लेगा, उधर से भी छील लेगा, ये इधर से भी छील लेगा, इधर से भी छील लेगा, इसके आगे डगरा भी लगा देगा, उसके ऊपर एक और डगरा लगा लेगा, इतनी कि देखो मेरे सबसे बड़ी पेंसिल हो गई ने। उसके बाद कोई भी चीज़ से पेंसिल अगर छीलना होगी तो देखो वो पेंसिल ऐसी छीलेगा कि बिल्कुल बिना टुकड़े वो इतनी लंबी निकाल, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ही क्रिएटिव वर्क करने की आदत बन जाती है। तो ये काम किसने कहा, सिगमंड फ्राइड ने। तो सिगमंड फ्राइड ने बाल्यावस्था को निर्माणकारी अवस्था कहा है, ध्यान रखिएगा। और क्यों कहा है, उन्होंने कहा है कि ये बाल्यावस्था काम की प्रसुप्त अवस्था होती है, यहाँ पे सेक्सुअलिटी बिल्कुल शून्य होती है, जीरो होती है। ठीक है, बढ़े हम आगे। चलिए अब यहाँ पे आपने पढ़ लिया, तो ये बाल्यावस्था के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन थे, विभिन्न विद्वानों के स्टेटमेंट थे। अब बारी आती है याद करने की। देखिए हमारा स्टेटमेंट है कि आपको याद करवाना। सबसे पहले रोस का मतलब यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या है, रोस जो बोलता है वो बोलता है कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता। तो रोस का मतलब होता है रासलीला, और रासलीला झूठी होती है, तो रासलीला क्या हुई, झूठी। और कोलम ब्रूस क्या हुआ, यानी आदमी जब छोटा होता है तो वो क्या होता है, कोलगेट से ये नहीं ब्रश लेके कोलगेट करता है तो उसके लिए वो अनोखा काल हो जाता है। भाई एक चीज़ है, बच्चा जब 6 साल का होता है तो उसके कोई दांत तो सही ढंग से आते नहीं है, वो दांत थोड़े थोड़े आते हैं, तो वो क्या करता है, ब्रश करता है। दूध के दांत है उसमें क्या कौन सा मेल जम रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है, तो उसके लिए अनोखा काल हो गया। अब उसके बाद क्या, किल पैट्रिक का मतलब क्या हो रहा है, किल डोल रहा है। अब क्या हो रहा है, एक दीवार है, एक दीवार में वो कील ठोक रहा है। अगर कील ठोक रहा है तो क्या हो रहा है, वो समाज के प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। यानी वो, भाई एक चीज़ है, छोटा बच्चा अगर बाल्यावस्था में कील ठोकेगा तो वो कील ठोकेगी या उसे, वो कील नहीं ठोकेगी, तो वो क्या होता है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण जो चाहता है उसके विपरीत काम कर रहा है। तो इसको ऐसे याद रख लो। स्ट्रेंग्स का मतलब क्या हो रहा है, ऐसा शायद ही खोले जो 10 वर्ष के बालक में खेलते हो। तो स्ट्रेंग्स हर खेल खेलता है, स्ट्रेंग्स क्या है, हर खेल कह सकता है। और बर्ट क्या करता है, साहसिक कार्य करता है। बर्ट क्या करता है, साहसिक कार्य करता है। ठीक है। और सिगमंड फ्राइड,
तो ये प्रसुप्तावस्था के कारण। सिगमंड फ्रायड क्या है? प्रसुप्तावस्था। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें देखिए, ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आप रोज़ाना रिवीजन करिए। बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपको ट्रिक भी बता दूँ, थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे। पर हाँ, ट्रिक से क्या होता है कि आपके वो मन में जो है वो अवचेतन मन में चल जाती है। हमारा सिगमंड फ्रायड ने बोला है कि ये हमारा अवचेतन मन है, बहुत काम करता है, ये 90% काम करता है। तो ये 90% जो होता है, इसमें अगर कोई चीज़ चली गई तो वो फिर भुलाएगी नहीं। इसीलिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक का मतलब नहीं, ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट कॉल्ड ट्रिक। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं तर्क रूप से किसी चीज़ को पढ़ना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास उपनाम की तरफ। तो उपनाम की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। तो उपनाम जो होता है आपके पास क्या होता है, मतलब इस बाल्यावस्था को आरंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं। देखिए, हर चीज़ के पीछे कारण है, उस कारण को अपने को सुनना पड़ेगा। आरंभिक विद्यालय की आयु का मतलब क्या हो रहा है? इस उम्र में बच्चा 5 साल का या 6 साल का होता है, और उस साल में क्या होता है, वो स्कूल जाना शुरू करता है। वही होता है। उससे पहले तो आज की तारीख में तो क्या होता है, स्कूल में 4 साल में बच्चे को क्या कर दिया जाता है, स्कूल में भेज दिया जाता है कि जाओ और जाओ, क्योंकि मम्मी पापा संभालते ही नहीं। तो इस प्रकार से चीज़ें होती है ना। तो इस प्रकार से ये बालक को आरंभिक विद्यालय की आयु भी उसको कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं? सब प्रश्न क्या होता है कि किस अवस्था को बालक की आरंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। अब आगे चलते हैं हम। गंदी अवस्था। गंदी अवस्था क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम समझते हैं। गंदी अवस्था इसलिए बोला जाता है, क्यों? आप देखो, इसका एग्जाम्पल देते हैं, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है इसके लिए। छोटा बच्चा जाता है, स्कूल जाता है, देखा होगा आपने, स्कूल जाता है तो क्या होता है, अपने बैग पूरा सड़ा सड़ा करके लाता है। जैसे हमारे जय है, वो स्कूल जाता है ना, तो बैग बिल्कुल क्या हो जाता है, सड़ा सड़ा ना। उसका कपड़े तो ऐसे देखो कि बिल्कुल क्या, एक दिन से ज़्यादा कपड़े चलाता नहीं है। तो इस प्रकार से बाल्यावस्था जो होती है बड़ी गंदी अवस्था होती है। बच्चा बिल्कुल एकदम सूमड़ा रहता है। उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे जो है मालवी में बोलते हैं सुगड़ा, है ना, सुगड़ा, सुगड़ा, सुबड़ा बोलते हैं जिसको। तो क्या होता है, बच्चा सुबड़ा रहता है, वो एक दिन से ज़्यादा ड्रेस चलाता नहीं। आपने देखा होगा उसके यहाँ पे वो नाक बार बार पूछ के यहाँ पे बाई के यहाँ पे पूरा काला काला कर देता है। तो क्या होता है, बच्चे की गंदी अवस्था होती है। कभी उसका बैग खोल के देख लो तो उसमें क्या होता है, चीज़ें बहुत गंदी गंदी पड़ी रहती है ना। और पानी भी वो ढोलता है तो पूरा शर्ट पे ढोल लेता है। ठीक है ना, कहीं पे गड्ढा दिखे तो वहाँ पे आप कट दिशा को डब्बा गिरा देता है। तो उस प्रकार से क्या होता है, बच्चा क्या होता है, ये बड़ा सुगला रहता है। तो इस प्रकार से इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं अपन, आगे बोलते हैं स्फूर्ति की अवस्था। बहुत प्यारी बात है यहाँ पे, कौन सी अवस्था है ये, स्फूर्ति की अवस्था। इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो स्फूर्ति की अवस्था का मतलब क्या होता है, बच्चा जो होता है बड़ा स्फूर्ति होता है। अब ये देखो छोटे छोटे से बच्चा, ये बच्चा कट 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 कट, बच्चा अच्छा लगता है ना, ये बच्चा, ये बच्चा। अब बच्चा क्या होगा, स्फूर्ति की अवस्था होती है। स्फूर्ति की अवस्था का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। देखिए आपके घर में, अब इसको स्फूर्ति को देखना कैसे आपको, आपने देखा होगा कभी बच्चों को दूर देखना और कहीं गली से दो के गुजरना हो, ओ वो मोटरसाइकिल की आवाज़ करेगा, जैसे आज तो कार की आवाज़ करता है, मोटरसाइकिल करके ना जोर से ना पूरा चक्कर लगा के ना जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्फूर्ति। न अगर आप उसको कह दो कि वहाँ आंटी जी के वहाँ से कुछ लेके आ जाओ, उन भाभी जी के वहाँ से कुछ लेके आ जाओ, तो सबसे पहले जाएगा वो ना, ऐसा जाएगा ना हवा में दौड़ के ना हवा में आ जाएगा। तो वो बता बहुत ही चुस्ती फुर्ती वाली अवस्था होती है, स्फूर्ति वाले, और वो काम मना भी नहीं करता इस उम्र में। ठीक है, तो ये स्फूर्ति की अवस्था हो गई। अब उसके बाद होता है जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल तो हम बता चुके हैं, किसने कहा, याद करिए। देखिए जीवन का अनोखा काल किसने कहा, याद करिए याद करिए याद करिए, किसने कहा है, कोल एवं ब्रूस ने। अरे मैंने बताया तो था अभी, कोल एवं ब्रूस ने। कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा है, जीवन का अनोखा काल कहा है, कोल एवं ब्रूस ने। देखिए कोई भी वर्ड कहीं से भी आए आपको हमेशा याद होना चाहिए, और जब बार बार इन चीज़ों से गुजरोगे वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, बस हमें देखो एक चीज़, देखो मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बताता हूँ, चीज़ें करना कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें याद हो जाए, अच्छी पक्की तरफ से याद हो जाए। अभी जुलाई अगस्त में अगर आपकी एग्ज़ाम होती है और 30 में से 30 बाल विकास में हो जाए तो जय हिंद जय भारत अपनों क्या करना। उसके बाद तो जीवन का प्रैक्टिकल शुरू होगा साहब। अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन, भाई ये बाल्यावस्थान शैशवावस्थान ये क्या है। अगर हम सिलेक्ट हो गए तो इन चीज़ों का क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो हमें और ज़्यादा नॉलेज होगा। तो अभी तो कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, क्यों। बस आगे चलते हैं हम, हमारे पास निर्माणकारी अवस्था, बहुत ही प्यारी बात है। इसको क्या कहा जाता है, निर्माणकारी। ये निर्माणकारी अवस्था किसने कहा है, ध्यान रखिएगा, ये सिगमंड फ्रायड ने कहा है। और सिगमंड फ्रायड ने क्यों कहा है, क्योंकि इस समय काम की अवस्था जो होती है, जो सेक्सुअलिटी रहती है
वो सेक्सुअलिटी क्या होती है आपकी, जो बिल्कुल एकदम स्लीप रहती है, स्लीप अवस्था में रहती है, यानी सुप्त अवस्था में रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसको निर्माणकारी अवस्था कहा है। जब आदमी की सेक्सुअलिटी सुप्त अवस्था में रहती है, जब आपनी वो इंद्रियों पे काबू पा लेता है, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है, निर्माणकारी अवस्था हो जाती है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब मूर्त चिंतन की अवस्था बहुत प्यारी चीज़ है। मूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है, देखिए पहले तो मूर्त देखते हैं और अमूर्त देखते हैं। भाई एक चीज़, आपके जो मेरा आप लेक्चर पढ़ रहे हो वो किसके सामने पढ़ रहे हो, आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल के सामने, तो मोबाइल आपको दिख रहा है, और जो दिखता है उसको बोलते हैं मूर्त, और जो नहीं दिखता है उसको बोलते हैं अमूर्त। तो यहाँ पे चिंतन कौन सा हो जाता है, अमूर्त। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है सोचना, थिंक, जिसको बोलते हैं हम थिंकिंग, सोचना। अब जो आपकी चिंतन होती है वो सामने जो दिख रहा है उसके बारे में होती है, अब जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में नहीं होती है। ये देखो आकाश काला है, आकाश नीला है, घर कितना सुंदर दिख रहा है, वो मोबाइल कितना अच्छा है, ये टीवी कितनी अच्छी है ना, उसकी ड्रेस कितनी अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, सामने दिख रही है, और उन सामने की मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तार्किक चिंतन की अवस्था, देखिए मूर्त चिंतन तो ही है, मूर्त का मतलब क्या हो रहा है, जो सामने दिख रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, और तार्किक चिंतन का मतलब होता है जो सामने दिख रहा है उसके सामने वो तर्क कर सकता है। जैसे कि तर्क कर सकता है का मतलब होता है ये अपना घर छोटा है न, उनका घर इतना बड़ा क्यों है, उनके पास गाड़ी छोटी है, अपने पास गाड़ी बड़ी क्यों है, मतलब वो तर्क कर सकता है और तार्किक चिंतन कर सकता है। तो ये हो जाती है तार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है। अब चलते हैं हम हमारे पास 8, खेल की अवस्था। खेल की अवस्था क्यों कहलाती है, क्योंकि आपने बताइए, अच्छा किसने कहा था कि 10 साल तक बच्चा जो है वो अपने सारे खेल खेल सकता है, किसने कहा था, बताइए बताइए, तुरंत जल्दी बताइए। देखो याद आना चाहिए, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो, किसने कहा था, पीछे मत जाइए, बस दिमाग पे जोर दीजिए। स्ट्रेग ने क्या कहा था, स्ट्रेग, देखो अब इसको याद करने के, स्ट्रेग ने क्या कहा था कि 10 वर्ष तक का बालक शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो छोड़ देता हो, सभी प्रकार के खेल खेलता, तो ये क्या होता है, खेल की अवस्था कहा जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टोली या समूह की अवस्था, यानी यहाँ पे बच्चा जो क्या होता है टोलियों में घूमने का पसंद करता है। देखिए टोली का मतलब क्या हो रहा है, और 4-5 बच्चे ये न 4-5 बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे ना, उसके बाद घूमते रहेंगे। अब यहाँ पे देखो जैसे कि मानना कि थोड़ी देर के लिए गणपति पूजा आ गई, तो सभी मिलकर गणपति पूजा लेंगे। हमने भी यहाँ पे देखा है गुड़बेली की पिपले की तरफ में एक बच्चे क्या करते हैं, थैली में परमल ले लेते हैं, न रोकते हैं न उसके बाद, और सब बच्चे कैसे होते हैं, ध्यान रखिएगा 6 से लगाकर 11 साल तक के बच्चे होते हैं। 6 साल 11 तक कि हम मूर्ति गणपति स्थापना कर रहे हैं, हम यहाँ पे माता जी की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए पैसे दो, तो वो बिल्कुल गाड़ी वाले को रोकते हैं, हमको भी रोकते हैं कई बार, और कुछ नहीं करना, वो थोड़ी सी परमल हाथ में दे देते हैं, बोलो पैसे दो, तो हम 5 रुपये या 10 रुपये उसको दे देते हैं। तो क्या होता है, टोली की अवस्था होती है। देखो 7-8 बच्चे होते हैं, मजा आता है उनको, अपने धुन में मस्त होते हैं, तो ये टोली की अवस्था भी कही जाती है। आगे चलते हैं इसको, वैचारिक क्रिया की अवस्था। अच्छा वैचारिक क्रिया का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चा जो होता है, वैचारिक क्रिया का मतलब होता है विचारों के साथ क्रिया, यानी वो सोचता है और उसके बाद कोई क्रिया करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उसके अंदर सोचने की क्षमता हो जाती है। अगर उससे आप कोई काम कहेंगे तो वो एकदम नहीं कर देगा, वो बोलेगा हाँ वो काम क्यों करना है मेरे को, या आप क्यों करवा रहे हो, तो वो सोचने के साथ क्रिया शुरू करता है। तो क्या होता है, वैचारिक क्रिया की अवस्था हो जाती है। यहाँ पे वैचारिक क्रिया लगभग इतनी हाई नहीं होती है, प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक, ये लगभग 7 से 11 का साल को अवस्था को, देखो सबसे पहले तो होता है संवेदी पेशीगामी अवस्था। तो आप ना जीन पियाजे आपके कोर्स में चिंता मत करिए, हम आगे जाएंगे। तो जीन पियाजे ने सबसे पहले क्या कहा है, संवेदी पेशी मतलब इंद्रिय जनित गामिक अवस्था, और उसके बाद थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो होती है 7 से लगाकर 11 तक साल के बताए, तो लगभग यही 6 से लगाकर 12 साल तक के बीच में होता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक का मतलब होता है मूर्त चीज़ों के बारे में सोचकर वो बात करता है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के हिसाब से है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हम समलिंगी समूह की भावना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता होती है एक लड़का, ये लड़का, ठीक है, और एक लड़की, ये, तो ध्यान रखिएगा, ये लड़की, इसके बाल आ गए है ना, ये बाल आ गए, तो ये लड़की, तो ये लड़का लड़की का दोस्त नहीं बनता साहब। यहाँ पे लड़का जो बनेगा वो लड़के का ही दोस्त बनेगा, यानी यहाँ पे जो दोस्त बनेगा लड़का लड़के का, और लड़की
लड़की की बनेगी, ये दोस्त और ये दोस्त रहेंगे, यानी समलिंगी समूह की भावना रहेगी। यहाँ पे लड़के के लड़के दोस्त रहेंगे, लड़की की लड़की दोस्त रहेगी, तो इसलिए समलिंगी समूह की भावना रहती है। तो ध्यान रखिएगा। देखो प्रश्न कैसे आते हैं कि समलिंगी समूह की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसके उपनाम पढ़े। बहुत ही प्यारा चीज़ है, मैं आपको पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ। देखिए हर वर्ड के बारे में अगर आप कुछ तरह से समझ पा रहे हैं, दैट मीन्स आप बाल विकास पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ आपके पास है, कोई काम का नहीं, थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। और ध्यान रखिएगा बाल विकास थोड़ा टफ पड़ता है, इट इज साइकोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं बाल्यावस्था की विशेषता। बाल्यावस्था में क्या क्या विशेषता होती है? सबसे पहली विशेषता है मानसिक विकास की दर धीमी होती है। अच्छा, मानसिक विकास की दर धीमी क्यों होती है, इसके बारे में हम कारण पढ़ते हैं। देखिए मानसिक विकास की दर धीमी इसलिए होती है क्योंकि जो बालक का जो मानसिक विकास होता है वो मानसिक विकास 90% मानसिक विकास शैशवावस्था में हो जाता है। कितना अवस्था में हो जाता है? शैशवावस्था। और उसके बाद बचा हुआ 10% का जो विकास होता है वो आपके बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मिलकर होता है। ठीक है, या फिर समझ पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो तो इसको ऐसे समझो, 6 साल में जो विकास होता है यानी शैशवावस्था में जो विकास होता है वही विकास बचे हुए 2 सालों में मिलकर होता है। और ये किसका विकास हो रहा है? किसका? अब ये तो क्या हो रहा है यहाँ पर 90%, और ये कितना हो रहा है? 10%। तो 90% विकास 6 सालों में हो जाता है और 12 साल में मिलकर 10 साल का विकास होता है। तो इसका मतलब होता है मानसिक विकास की दर बड़ी धीमी होती है। मानसिक विकास की दर धीमी होने का मतलब होता है उसके मस्तिष्क का वजन के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और वो मानसिक क्रिया तो करता है, मानसिक क्रिया तो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती जाती है, पर मानसिक विकास है जो मस्तिष्क का जो वजन है, क्योंकि मस्तिष्क का वजन 1 किलो 250 ग्राम शैशवावस्था में रहता है। उसके बाद थोड़ा सा वजन यहाँ पे बढ़ जाता है और लगभग कितना हो जाता है बताइए, सोच के बताइए कितना हो जाता होगा यहाँ पे मानसिक वजन। शारीरिक विकास में अगर हम बात करें तो मानसिक वजन कितना हो जाता होगा? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है लगभग 1 किलो और 350 ग्राम के इस प्रकार से होता है और लास्ट में जाके 1 किलो 450 ग्राम हो जाता है। तो अब 150 ग्राम बढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है यहाँ पे लगभग मानसिक विकास की दर थोड़ी क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। आगे चलते हैं हम हमारे पास। व्यवहार में चंचलता कम लगती है। थोड़ा सा क्या होता है बच्चा थोड़ा समझ, अच्छा चंचलता का मतलब क्या होता है? जब बच्चा थोड़ा कम समझता है, जब उसमें बुद्धि का विकास थोड़ा कम होता है। बुद्धि का विकास मतलब कटे कहीं बोल लो, कटे कहीं नहीं बोल लो, वरने अगर अतरो ध्यान नहीं वे, अतरी ध्यान नहीं वे बने तो वो कहीं करे कि वो चंचल कम वे, या चंचलता ज़्यादा होती है। पर जैसे जैसे उसको बड़ा हो जाता है देखिए वो ध्यान, अरे यार मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेगा, ने उसके दोस्तों के सामने बड़ा इतराता भी है वो, तो उसमें क्या होता है थोड़ी चंचलता कम हो जाती है। ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना चंचलता कम क्यों हो जाती है? उम्र के साथ। संवेदनशीलता, तर्क, स्मरण, चिंतन मनन का प्रारंभ हो जाता है। बहुत प्यारी चीज़ है यहाँ पे, उसके अंदर संवेदनशीलता आ जाती है। अच्छा संवेदनशीलता, हर वर्ड को समझना जरूरी है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हर वर्ड को। संवेदनशीलता का मतलब होता है, देखो अब मैं इसको बात करूँ, संवेदनशीलता यानी एक आपके पास में कोई कुत्ता रहता है ना, कुत्ते को क्या होता है एक ट्रैक्टर आया उधर से ना, उसके ऊपर पैर के ऊपर फिर गया तो क्या होता है वो बच्चा जाता है और ये कुत्ते को लग गया ना, वो कुत्ता जोर जोर से चिल्ला रहा है ना, मेरे को लग रहा है कि कुत्ते को बहुत डर हो रहा है, तो उसके अंदर वो जो संवेदनशीलता है, इमोशन आ रही है, वो संवेदनशीलता है। ठीक है, अब वो तर्क करके सोच सकता है, तर्क कर सकता है। तर्क कर सकता है मतलब होता है कि जैसे कि और इधर से पानी आ रहा है तो इधर से पानी होके बहेगा न, ये देखो अब क्या करता है वो, तो अरे बादल हो रहे हैं, अच्छा बादल हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं तो पानी आएगा, पानी आएगा तो मैं ऊपर छत पे खेलने जाऊंगा। तो ये सब तर्क के आधार पे हो रहा है ना। स्मरण यानी उसकी मेमोरी भी अच्छी रहती है कि यार पापा आपने वो चीज़ बोली थी ना कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको साइकिल दिलाऊंगा, तो इस प्रकार से, तो मेरा जय भी बोलता है इस प्रकार से, तो साइकिल दिलाऊंगा, तो वो रोजाना 3 तारीख का इंतजार कर रहा है कि भाई 3 तारीख खत्म हुआ तो मेरा साइकिल आया। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी मेमोरी रहती है। चिंतन और मनन भी करना शुरू कर जाता है, मतलब वो सोचने लग जाते हैं कि यार ऐसा होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो चिंतन ही तो कर रहे हैं बच्चे कि यार लॉकडाउन खत्म नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे साइकिल नहीं आएगी तो क्या होगा, है ना, इस प्रकार से। तो उस प्रकार से चीज़ों का चिंतन मनन का भी प्रारंभ वो कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। देखिए जैसे हम शैशवावस्था में जाता है तो शैशवावस्था में हमने लिखा था एक वो तो असहायता, एक वर्ड लिखा था, देखो याद रखिए पूरी चीज़ें। असहायता एक वर्ड लिखा था, पर निर्भरता भी लिखा था आपने एक वर्ड। तो असहायता और पर निर्भरता पाई जाती है, किस में पाई जाती है? शैशवावस्था में। पर बाल्यावस्था में वही आत्मनिर्भरता हो जाती है, यानी वो स्कूल से आता है, अपनी ड्रेस खोल लेता है, अपनी ड्रेस खूंटी पे टांग देता है, अपने हाथ पैर धो लेता है, ठीक है, और अपने बाल या कंघी बना लेता है। तो ये वो आत्मनिर्भरता उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, कार्य कारण में संबंध स्थापित करना सीखता है। अब ये कार्य कारण संबंध स्थापित करने का मतलब समझाओ मुझे, समझाओ।
ठीक है। कार्य कारण का संबंध स्थापित करना सीख जाता है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो कार्य हुआ है उसके पीछे जो कारण है वो समझ जाता है। ठीक है, जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है, 5 साल का बच्चा होता है, देखो तो 5 साल का बच्चों को क्या बोलते हैं, एक चॉकलेट सामने रखते हैं और चॉकलेट सामने रख दिया, जैसे ये बच्चा है ना, ये बच्चा अच्छा दिखता है ना, ये बच्चा है। अब ये बच्चा है तो इसको क्या करना है, चॉकलेट दिख रहा है, उसको हाथ में करके ना इसको चॉकलेट दिया। अब चॉकलेट दिया तो सामने का, अब चॉकलेट अपनों ने क्या किया, यूं करके ओ बंदर ले गया। तो 5 साल का बच्चा समझता है हाँ बंदर ले गया होगा, पर जब 6 साल का 7 साल का बच्चा हो जाता है उसको पता है बंदर नहीं ले गया, बंदर तो दिख ही नहीं रहा है, पेड़ कहाँ ले जाता है, आपके पीछे है, पीठ के पीछे देखो हाथ उधर रख रखा है आपने। तो इस प्रकार से बच्चा कार्य और कारण के अंदर संबंध स्थापित करना सीख जाता है, रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। ध्यान रखिएगा, ये रचनात्मकता सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग ही है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, रचनात्मकता क्यों आती है, क्योंकि निर्माणकारी अवस्था होती है। निर्माणकारी का मतलब होता है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी कैसे आती है, क्योंकि उसमें जो उसका थी उसकी ये जो सेक्सुअलिटी रहती है वो बिल्कुल प्रसुप्त अवस्था में रहती है, यौन जो रहता है उसका प्रसुप्त अवस्था में रहता है, काम जो रहता है प्रसुप्त अवस्था में रहता है, इसलिए उसके बाद रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसके बारे में। सामाजिक व नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होने लग जाती है, इसके बारे में समझते हैं। सामाजिक गुण का मतलब होता है वो समाज में रहना सीख जाता है। जैसे कि वो गणपति स्थापना कर रहा है, वो माता जी की स्थापना कर रहा है, वो कहीं पर भी किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में या सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले रहा है। ठीक है, हमारे गांव में जैसे कि रामधुन निकलती है शाम को, तो इस प्रकार के 8 साल के और 11 साल के बच्चे क्या होता है उस रामधुन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ठीक है, नैतिकता के गुणों का भी विकास हो जाता है। नैतिक गुण का मतलब होता है वो, नैतिक का मतलब मोरल वैल्यूज़, मोरल वैल्यू का मतलब होता है बड़े को नमस्कार करना चाहिए, छोटे को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों को आप बोल के करना चाहिए। ठीक है, हमें इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। इस प्रकार के सारे नैतिक गुणों का तेजी से विकास, क्योंकि वो स्कूल भी जाने लग जाता है और स्कूल में ये सारी बातें सिखाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिकता और नैतिक गुणों में तेजी से विकास, संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लग जाती है। इसके बारे में हम बात करते हैं, संग्रहण की प्रवृत्ति क्या होती है। तो संग्रहण की प्रवृत्ति का विकसित होने लग जाती है, इसका मतलब क्या होता है। अब संग्रहण का मतलब होता है कलेक्शन, और कलेक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ इकट्ठी करना। अब इकट्ठी करने का मतलब होता है कोई भी चीज़ वो इकट्ठी करने की बड़ी होता है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए अभी इमलियों का सीजन है, तो बच्चा क्या करता है, इमलियाँ खाता है, और वो जो कोंगसे होते हैं ना, कोंगसे, उनको क्या होता है बिल्कुल अपनी एक थैली में भर के रख देता है। ठीक है, इस प्रकार से अभी अपनी कोई पिक्चर हो गई, छोटे छोटे जो पिक्चर हो गई, उन पिक्चर को एक तरफ रख देगा। आप उसका बैग देखना, आप बैग में पता चला कि एक पेन का डगरान है, एक और दूसरा डगरान है, एक और तीसरा डगरान है, एक और दूसरे डगरान है, कोई भी कलेक्शन हो उसका पूरा बैग ऐसा सड़ा सड़ा रह के ना पूरा भरा होता है। संग्रहण की प्रवृत्ति मतलब किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने की आदत होती है। हमारे समय में तो इस समय क्या होता है, हम ताश की गड्डी रखते थे, तो छोटे छोटे जो माचिस की डिब्बी होती है उसके छोटे छोटे तन्ने लग के इकट्ठे करते थे, फिर खेलते थे। देखो मेरे पास कितने ताश, यहाँ पे हजारों हजारों ताश हमारे पास इकट्ठे हो जाते थे। तो इस संग्रहण की प्रवृत्ति उस समय विकसित होने लग जाती है। ठीक है, अब अगर आप पैसा भी दोगे तो वो पैसा भी कलेक्शन करने लग जाएगा कि मेरे पापा ने चवन्नी दी है, मेरे को अट्ठन्नी दी। अब चवन्नी अट्ठी तो चलती नहीं, 1 रुपया दिया, 2 रुपया दिया, 3 रुपये दिया, 5 रुपये दिए, इस प्रकार से वो इकट्ठा करने लग जाता है, तो उसके कलेक्शन की प्रवृत्ति होने लग जाती है। यौन ऊर्जा सुप्त होती है। भाई हमारे सिगमंड फ्राइड जी ने कहा ही है कि यौन ऊर्जा क्या होती है, सुप्त अवस्था में होती है, बिल्कुल सीधे। इसी के कारण उसके अंदर क्या होती है, क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता यानी रचनात्मकता यानी निर्माणकारी चीजें होने लग जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसको, बालकों की रुचियों में आगे चलते हैं, बालकों की रुचियों में परिवर्तित होने लग जाता है। अब इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है। रुचिया का मतलब होता है उसकी हॉबीज़। हॉबीज़ का मतलब होता है जैसे कि उसके कपड़े पहनने के ढंग, उसके खाने के ढंग, उसके रहने के ढंग, उसके बाल कंघी करने के ढंग, ये सब रुचियाँ हैं। इन रुचियों में परिवर्तन होने लग जाता है। तो इस रुचियों में परिवर्तन कैसे होने लग जाता है, जैसे बच्चा स्कूल जाता है। अब बच्चा स्कूल जाता है तो वो जाता है वहाँ पे देखता है कि और वो है ना इतनी प्यारी ड्रेस पहन के आए, तो वो घर आके बोलेगा मम्मी ये वो तो अच्छी सी ड्रेस पहन के आए, मेरे को भी वो दिलाओ ना। ठीक है, वो ड्रेस इस प्रकार से तो उसकी रुचि परिवर्तन हो गई। फिर घर में मम्मी ने क्या रोजाना रोटी दे रही है ना, उसके साथ अचार डाल रही है, पता चला उसका दोस्त क्या होता है, बिल्कुल आलू का पराठा बना के लाया। मम्मी आपने भी आलू का पराठा बनाओ, तो उसकी रुचि परिवर्तन हो गई। ठीक है, उसका बैग पापा ने दिलाया तो उसको एक अच्छा सा बैग मिला जिसमें 2 चेन इधर न 2 चेन इधर न, बोतल भी बिल्कुल प्यारी प्यारी सी न, ये बोतल है, अब बोतल इतनी प्यारी ना, उसमें बोतल में पानी भर रहा है ना, वो मुंह से लगा के रहा है कि पापा वो बोतल दिलाओ। तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी रुचियाँ जो है ये बड़ी परिवर्तन हो जाती है। तो ये रुचियाँ परिवर्तन इसी में होती है, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं हम, बहिर्मुखी अवस्था। अब बहिर्मुखी का मतलब क्या होता है, यानी देखो आदमी केवल एक ही बारे में सोचे तो वो एक मुखी हो जाता है।
जब वो कई सारी बातों में सोचे, उसको खेलना भी अच्छा लगता है, उसको टीवी देखना भी अच्छा लगता है, उसको सोना भी अच्छा लगता है, उसको घूमना भी अच्छा लगता है, उसको पढ़ना भी अच्छा लगता है, स्कूल जाना भी अच्छा लगता है, मामा के वहाँ जाने भी होता है अच्छा लगता है, वो हर रंग में रंग जाता है, यानी वो बहिर्मुखी अवस्था होती है। ठीक है, तो ये बहिर्मुखी अवस्था है। उसके बाद होता है, थोड़ी सी ध्यान रख लेना, चोरी करने व झूठ बोलने की आदत विकसित हो जाती है। देखिए ये आदत विकसित हो जाती है, डिपेंड करता है वहाँ के इन्वायरमेंट के ऊपर। थोड़ा सा चोरी करना, अब चोरी क्यों करता है इसके पीछे भी कारण देखिए कोई भी आदमी चोरी इसलिए नहीं कर, उसके पास क्या होता है कि इस समय वो उसकी रुचियाँ बदलती है, उसकी बहुत सारी चीज़ें बदलती है, तो उसके कारण क्या होता है वह अपनी उन चीज़ों को पूर्ति करने के लिए कभी कभी चोरी का सहारा ले लेता है। जैसे उसको अच्छा सा पेन चाहिए, अब वो पेन नहीं मिल रहा उसको, तो कभी कभी क्या होगा, किसी के घर जाएगा और वो पेन चुरा लेगा। तो उसको पता नहीं है कि चोरी करना क्या होता है। यहाँ पर माता पिता, अभिभावक और उसके जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को चोरी करने की आदत के बारे में बताए कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना पाप है, इसी कई सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। झूठ बोलना भी सीख जाता है बच्चा। झूठ, देखो यहाँ पर झूठ बोलना और सारी चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी रुचियाँ परिवर्तन होती है, अपनी जो संग्रहण की प्रवृत्ति होती है, कोई भी चीज़ उसको अच्छी लगे तो वो भी अपने पास होना चाहिए, तो उसके लिए वो झूठ बोलना भी थोड़ा सा सीख जाता है। क्या झूठ बोलना सीखता है कि पापा मेरा पुराना जो पेन दिलाया था वो टूट गया है और अब आपको नया पेन दिला दो मेरे को। अब नया पेन भी मेरे जो दोस्त है ना वो रोहन उस रोहन के हिसाब से वो 2 खटके वाला है, उसमें वो लाल की पेन भी निकलती है, वो दिलाओ मेरे को। तो ये झूठ बोलना चाहिए, जबकि उसका पहला पेन खराब नहीं हुआ। तो छोटी छोटी झूठ भी बोलने की। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, माता पिता को बोलना कि देख बेटा झूठ मत बोलना, अगर आपका पेन खराब हो गया तो मैं से ऐसे 2 पेन दिला दूंगा तेरे को, पर बिना झूठ बोले ऐसी चीज़ मत लेना। तो इस प्रकार से बच्चों को यहाँ पे कंट्रोल भी करना है, शिक्षित भी करना है, उनको समझाना भी है। तो ये सब जिम्मेदारी हमारे माता पिता की, हमारे समाज की, हमारे शिक्षकों की होती है, और ये बातें उनको रोजाना चेताना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम। भाई बहनों में झगड़ा बहुत होता है। देखिए मैं आपको अपना खुद का एग्जाम्पल बताऊँ, मेरी गुड़िया है लगभग 13 साल की, लगभग वही बाल्यावस्था के अंत में है, और केशव है ना, और बालक है 7 या 8 साल का। तो इन दोनों के बीच में इतना झगड़ा होता है जैसे कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल है ना भगवान राम रावण जैसे कंडीशन है। यहाँ पे मतलब अगर कोई भी चीज़ लाए तो इसको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ये बालक कहता है कि इसको नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भाई बहनों में झगड़ा, और झगड़ा इतना खतरनाक होता है कि ये बहन कही कि मेरा भाई ना चला जाए तो बढ़िया रहे, नहीं ये भाई बोलता है कि मेरी बहन चली जाए तो बढ़िया। तो यहाँ पे भाई बहनों में बहुत झगड़ा होता है। तो इस प्रकार से भाई बहनों में 1 मिनट, तो यहाँ पे भाई बहनों में झगड़ा भी बहुत होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने आपने बताया कि मेरे जो तो बालक हैं जय और जया, तो उस प्रकार से उनमें भी झगड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। एक और लास्ट इसका जो बचा हुआ है वो है बिना काम के भ्रमण करने की घूमती, मतलब हर कहीं निकल जाता है बिल्कुल हाथ में लेके ना, पता ही नहीं चलता, भूख न प्यास का कोई पता ही नहीं, भाई घूमने चलता है। तो ये क्या होता है, बिना काम के भ्रमण करने की या घूमने की प्रवृत्ति भी उसके अंदर पाई जाती है। समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से चीज़ें हमने देखी कि यहाँ पर जो बालक होता है बिल्कुल एकदम निडर और इस प्रकार की चीज़ें रहती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन लगभग 37-38 मिनट का हो गया है यहाँ पे। तो जनरली मैं इसमें शारीरिक अवस्था, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक विशेषताएं हमको बाल्यावस्था की पढ़ना है। मैंने आपको यहाँ पे मूल जो वैज्ञानिक थे, उनके मनोवैज्ञानिक थे, उनके कुछ कथनों के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में बताएं, इनके उपनाम बताएं और इसकी विशेषताओं के बारे में बताएं। आशा करता हूँ कि सारे सेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, लिखे हुए आपको कहीं PDF मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएंगे, YouTube पे मिल जाएगा, पर समझकर अपने अंदर आत्मसात करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।